आप लेकर जा रहे हैं, जो रेंज आप लेके जा रहे हो वो चाहे कॉनकेव मिरर पे पड़े या कॉन्वेक्स मिरर पे पड़े, तो रिफ्लेक्शन के उपरांत वो कहां से होकर गुजरेगी, ये जिसको क्लियर रहेगा वो गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों को बड़े आसानी से समझ सकते हैं, खींच सकते हैं, देख सकते हैं। तो मुख्य रूप से पहले किरण खींचना सीखिए कि कौन सी किरण जा रही है, कहां से जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात वो कहां से होकर जाएगी, ये डेफिनेट चीज है कि ये यहां से जाएगी तो यहां से जाएगी, निश्चित है। जैसे आपके पास 2 मिरर्स हैं, एक आपका अवतल दर्पण है और एक आपका उत्तल दर्पण है। ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण में उभरे हुए तल पर कलई किया जाता है और उत्तल दर्पण में दबे हुए तल पर कलई किया जाता है। दबे हुए तल पर कलई किया जाता है। ये जो मिरर है इसमें दबा हुआ तल परावर्तक तल है, चमकदार है, इसलिए ये अवतल दर्पण हो गया। कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, और इसमें दबे हुए तल पे कलई किया गया है तो उभरा हुआ तल चमकदार है, इसलिए ये उत्तल दर्पण। तो ये खोखले गोले का बना हुआ है, तो इसका ये सेंटर हो गया, तो इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। और ये द्वारक हो गया S1 S2, तो इसका जो बीच का ठीक पॉइंट होगा वो आपका पोल हो गया। पोल और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो मुख्य अक्ष हो गई है आपका, ये लाइन मुख्य अक्ष हो गई। दोनों के बीच में ठीक बीचों बीच में फोकस होता है, ये आपका फोकस हो गया। ठीक उसी प्रकार से ये भी एक खोखले गोले का भाग होता है, इसका केंद्र यहाँ पे है तो ये C हो गया, इसका ठीक मध्य बिंदु ध्रुव हो गया। इनको मिलाने वाली रेखा जो होगी वो मुख्य अक्ष कहलाएगी, ठीक बीचों बीच में फोकस होगा। अब आपको ध्यान देना है किरण इसमें कहां से लेके चल सकते हैं, तो आप एक वक्रता केंद्र से भी ले जा सकते हैं, फोकस से भी ले जा सकते हैं और मुख्य अक्ष के समानांतर ले जा सकते हैं। ये 3 मुख्य रूप से डिफरेंट चीज है कि यहां से ये किरणें जाएंगी जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, या जो फोकस से जाएगी, या जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वो कहां से परावर्तन के पश्चात जाएगी या आती हुई प्रतीत होगी, ये निश्चित है। अब पहली किरण में ले लिया एक मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरण जा रही है, यहां पर भी ये किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है। ये पहला नियम याद रखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है। तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी वह परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में, कॉनकेव मिरर में
परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाएगी। ये एकदम डेफिनेट है बच्चों, इसको एकदम आप ध्यान बांध के रखिए। कॉन्वेक्स मिरर में जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी वह परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होगा। कहां से बच्चों? फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो एक चीज आप बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी कॉन्केव मिरर में, रिफ्लेक्शन के पश्चात वो फोकस से होकर जाएगी। कॉन्वेक्स लेंस में रिफ्लेक्शन के उपरांत वह फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ये पहला चीज आप ध्यान में रखेंगे। पॉइंट नंबर 2 पे आप ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर 2 इसका, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ये यहां पे भी जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वह परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग का अनुसरण की है, जिस मार्ग से वो आई है, वापस उसी मार्ग से लौट जाएगी। अब बहुत सारे बच्चों के बीच में ये क्वेश्चन राइज होता है कि क्यों ये वापस उसी मार्ग से लौट गए। तो इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान में रखें, थोड़ा सा मैथ जान लीजिए सर्किल का। यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे, जहां पे ये प्रकाश की किरण इस अवतल दर्पण या इस उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, तो हम लोग पढ़ के आए हुए हैं कि स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होगी वो लंब होती है, यानी ये 90 डिग्री होगी। और इस पे जो इस तल के ऊपर अगर हम नॉर्मल खींचेंगे, तो किसी भी तल पर आपको नॉर्मल खींचना है तो उस आपतन बिंदु को वक्रता केंद्र से मिला दोगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है क्या कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या है? 0। यानी आपतन कोण नॉर्मल पे पड़ रहा है तो नॉर्मल से ही इंसिडेंट एंगल हम लोग नापते हैं, तो जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा, परावर्तन के नियम के अनुसार। इसलिए ये किरण वापस उसी माध्यम से लौट जाएगी, यानी पर भी वही कहानी है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। यानी पहला पॉइंट आपने क्या ध्यान दिया? पहला आपने पॉइंट ये ध्यान दिया बच्चों कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी, वो कॉन्केव मिरर में परावर्तन के पश्चात रिफ्लेक्शन के आफ्टर वो फोकस से होकर जाएगी। ये डेफिनेट चीज है। यहाँ पे फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। जो प्रकाश की किरण, दूसरा पॉइंट, वक्रता केंद्र से जाएगी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो वह परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग से लौट जाएगी। यहाँ पे भी वही कंडीशन है। कंडीशन नंबर 3 आप देख लें। तीसरा क्या है बच्चों? तीसरा ये है कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जा रही है या फोकस से होकर लग रहा है कि फोकस से जाके मिलेगी, तो क्या होगा? तीसरा आपका ये है। थर्ड, अगर कोई भी प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, कहां से? फोकस से। सपोज करिए कहां से होकर जा रही है? फोकस से। अगर कोई किरण आपको लगे कि फोकस से होकर जा रही है, तो ये परावर्तन के पश्चात, इसके पश्चात रिफ्लेक्शन के आफ्टर ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी बच्चों?
मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये तीन नियम आपके हैं, इनको ध्यान में आपको रखना है कि जो प्रकाश की किरण, अवतल दर्पण के लिए पहले समझ लीजिए, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी निश्चित रूप से। जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वह परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग से लौट जाएगी, और जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। यही परावर्तित किरणें जब एक दूसरे को काटती हैं तो वहां पे प्रतिबिंब बनता है। उस बिंदु से मुख्य अक्ष पर हम लोग क्या करते हैं? लंब डाल देते हैं, वही वस्तु का हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब को प्राप्त करना है, इमेज हमको बनाना है। तो यहाँ पे मैंने एक कॉन्केव मिरर ले रखा है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये कोर, ये आपका फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऐसे आप जाओगे तो इनफाइनाइट तक चले जाओगे। अब बच्चे के दिमाग में ये है कि वो कहाँ-कहाँ वस्तु को रखेगा। आप चलिए सोचिए, आप कहाँ-कहाँ पे वस्तु को रख सकते हैं। तो लड़का को यहाँ पे पॉइंट दिखाई दे रहा है, एक तो इनफाइनाइट पे, एक वक्रता केंद्र पे, और एक फोकस। तीन तो उसको ऐसे दिखाई दे रहा है पॉइंट कि हाँ यहाँ पे रख दीजिए सर जी, यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। और कहाँ-कहाँ आप रख सकते हैं? क्या आप इन दोनों के बीच में नहीं रख सकते? क्या यहीं पे वस्तु हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो क्या इनके बीच में भी तो रख सकते हैं? तो एक पॉइंट में भी हो सकता है, इनके बीच में भी तो आप रख सकते हो, और ध्रुव और फोकस के बीच में भी तो आप क्या कर सकते हो? रख सकते हो। इस तरह से आप वस्तु को कहाँ-कहाँ रख सकते हैं? तो एक तो आप उसको इनफाइनाइट पे रख सकते हैं, ये भी आपका वस्तु। फिर लड़का तुरंत कहेगा सर यहाँ पे रख दीजिए, ये भी वस्तु हो सकता है। कोई कह सकता है फोकस पर क्यों नहीं रखा है? दो भाई फोकस पे रख दिए। अब और कहीं नहीं रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं। इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में भी तो आप वस्तु को कहीं पे भी रख सकते हैं, ये भी। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में भी तो आप वस्तु कहीं पे रख सकते हैं, ये भी। और पोल और फोकस के बीच में भी तो आप कहीं पे वस्तु को रख सकते हैं। इस तरह से कितने कंडीशन हो गए आपके पास, कितने स्थितियां आपको मिली जिसमें आपको प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, कितने को पढ़ना है? तो एक तो आपने इनफाइनाइट पे रखा, एक दूसरा आपने कहां पे रखा? इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में, तो दो। तीसरा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, तीन। और आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे, ये चौथी स्थिति। फोकस पे रखेंगे पांचवी स्थिति, और फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो ये छठवीं स्थिति। यानी अवतल दर्पण द्वारा, कॉन्केव मिरर द्वारा 6 स्थितियां, 6 कंडीशन है, वस्तु को रखेंगे 6 कंडीशनों में तो उनका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। पहला कंडीशन देखते हैं, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका अवतल यानी कॉन्केव मिरर द्वारा कैसा इमेज आपको प्राप्त होगा। हमने वस्तु AB को इनफाइनाइट पे रखा है। हमने बताया आपको प्रतिबिंब के बनने में कि शीर्ष से इमेज की, जब हमने पिछला लेक्चर आपको पढ़ाया था तो इमेज कैसे बनता है हमने आपको बताया। वस्तु के शीर्ष A से 2
किरण लेते हैं। और चूंकि ये अनंत पे स्थित है वस्तु, तो हम लोग ये मानते हैं कि अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे हम दो प्रकाश की किरण ले रहे हैं जो एक दूसरे के पैरेलल है। एक उस पैरेलल किरण में से, रेज में से एक वक्रता केंद्र से होकर जा रही है और दूसरी किरण फोकस में से होकर जा रही है। ये दोनों किरणें कहां से चल रही हैं? इनफाइनाइट से। अभी हमने आपको पढ़ाया है कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र में से होकर जाती है वो परावर्तन के पश्चात, रिफ्लेक्शन के पश्चात कहां से होकर जाती है? वापस उसी मार्ग से लौट जाती है। और जो किरण फोकस से होकर जाती है वो रिफ्लेक्शन के पश्चात क्या होती है? मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। अब ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहां पर भी काटेंगी वहां से हम लोग क्या करते हैं? मुख्य अक्ष पर लंब डाल देते हैं। तो ये तो आपकी प्रकाश की किरण वापस लौट गई, जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग से क्या हो गया? वापस लौट गया। और दूसरी किरण क्या होगी? मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, ऐसे चली जाएगी। अब ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर काटी हैं, यानी इनका इंटरसेक्ट पॉइंट ये हुआ। अब यहां से हम लोग इसको क्या करेंगे? मुख्य अक्ष पर लंब डाल देंगे यहां से। ये आपका हो गया और इस तरह से इमेज आपका हो गया A1 B1। यानी याद रखना है आपको क्या कि अगर वस्तु अनंत पे रखी होगी तो उसका इमेज कहां पे बनेगा? फोकस पे। कहां पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। तो इसका पॉइंटिंग क्या लिखेंगे बच्चों? ध्यान दीजिए, कंडीशन क्या ध्यान देना है? कंडीशन ध्यान देना है वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम लोग इमेज को देखते हैं तो पहला पॉइंट इसमें ध्यान दीजिएगा, नेचर इसका क्या हो गया? इसका शीर्ष ऊपर है और इसका शीर्ष नीचे है। तो पहला कैसा होगा बच्चों? उल्टा होगा। प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष कैसा होगा? उल्टा होगा। पॉइंट नंबर 2 आप क्या और देख रहे हैं? इसका आकार बड़ा है और इसका आकार बहुत ही छोटा। यानी कैसा होगा बच्चों? वस्तु के सापेक्ष छोटा। तो आपको मैं बता रहा हूं थर्ड पॉइंट इसका कि जब उल्टा प्रतिबिंब हो तो वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा। तो इसका इमेज जो होगा वो रियल होगा, यानी वास्तविक होगा। और कहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा? वो पॉइंट नंबर आपका 4 हो जाएगा। तो इसका प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है? फोकस पे। इस तरह से जब वस्तु को आप अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, आकार में छोटा बनेगा, वास्तविक होगा। और वो कहां पर स्थित होगा? फोकस। दूसरा इसका कंडीशन है, जब वस्तु आप अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखोगे तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? कैसा बनेगा? आकार में बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा या काल्पनिक बनेगा? वो कहां पे व्यवस्थित रहेगा उसको देखना है। तो आपको हम बताए हुए हैं कि यहाँ की कंडीशन क्या है बच्चों कि प्रतिबिंब जब भी आपको बनाना है तो इसमें वस्तु के शीर्ष A से कम 2 प्रकाश की किरण लेकर चलिए। एक किरण
जो सामने आपको पॉइंट ये दोनों लग रहे हैं वहां से गुजरिए। तो एक प्रकाश की किरण को हम मुख्य अक्ष के समानांतर लेकर चलते हैं और एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से लेके चलती है। ये दो किरण आपने ले रखा है, एक मुख्य अक्ष के समानांतर और एक वक्रता केंद्र से। हमने आपको बता रखा है कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी वह परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? फोकस से। ये एकदम डिफिनिट है और आपको याद रखना है कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण कहां से होकर जाती है? तो फोकस से होकर जाती है। और जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग से लौट जाती है। जिस मार्ग से वो आएगी उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, वहां से आप क्या करते हो? मुख्य अक्ष पर लंब डाल देते हो। इस तरह से ये आपका वस्तु AB का इमेज A1 B1 प्राप्त होता है। अब ये वस्तु के सापेक्ष कैसा आपको दिखाई दे रहा है? इसका शीर्ष ऊपर, इसका शीर्ष नीचे, यानी वस्तु के सापेक्ष इसका जो प्रतिबिंब हुआ वो तो पहले उल्टा हुआ। अगर उल्टा प्रतिबिंब आपका है तो वास्तविक होगा। आकार में कैसा है? ये इतना बड़ा और ये छोटा है, आकार में आपका छोटा हो गया। कहां पे बन रहा है, कहां पे व्यवस्थित है ये प्रतिबिंब? तो देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, यानी इसको लिख सकते हैं फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में। एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे जैसे प्रतिबिंब हम इधर ला रहे हैं, इमेज आपका कैसे जाना है, तो वस्तु को जैसे जैसे इनफाइनाइट से आगे लेकर चल रहे हैं, हमारा इमेज जो है फोकस से इधर जा रहा है। यानी फोकस जब आपने इनफाइनाइट पे वस्तु को रखा, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा, तो आपका प्रतिबिंब फोकस पे बना, आकार में छोटा। और जैसे ही आपने इधर से इनफाइनाइट से वस्तु को आगे बढ़ाया, आपका इमेज देखिए फोकस से आगे बढ़ रहा है और किसके तरफ जा रहा है? वक्रता केंद्र के तरफ जा रहा है। तो इसको भी ध्यान में आप रखते जाना। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो वस्तु का इमेज जो होगा वह आकार में छोटा होगा, उल्टा होगा, रियल होगा। और कहां पे वो व्यवस्थित, कहां पे वो बनेगा? तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। अब तीसरी कंडीशन देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यानी अगर आप वस्तु को यहां पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? तो फिर वही फंडा है आपको, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण लेकर चलिए। आपने एक मुख्य अक्ष के समानांतर, अब आपके ठीक सामने कौन सा पॉइंट दिखाई दे रहा है? फोकस। तो दूसरी प्रकाश की किरण आप फोकस से लेकर चलो। ये फोकस से गई किरण, तीर बनाना आवश्यक है, तभी आपका पता चल पाएगा कि कौन किरण किधर से किधर जा रही है। तो आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरण जाएगी वो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? और जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? फोकस से। और जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गई वो परावर्तन के पश्चात फोकस से गई। और जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। तो ये दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर काटे वहां से मुख्य अक्ष पर आप क्या कर दीजिए? लंब डाल दीजिए।
इस तरह से आपको प्रतिबिंब A1 B1 प्राप्त हुआ। अब देखिए वस्तु के सापेक्ष इसका शीर्ष ऊपर है और इसका शीर्ष नीचे है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? पहले तो वस्तु के सापेक्ष उल्टा आपको दिखाई दे रहा है। अगर प्रतिबिंब उल्टा है तो आप तुरंत जान गए कि वास्तविक भी है। आकार में थोड़ा देखिए, जितना आकार इसका है उतना ही आकार इसके प्रतिबिंब का है, तो बराबर। आकार में क्या है? बराबर। और कहां पे बन रहा है? वक्रता केंद्र। तो इस तरह से जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? ठीक वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और आकार में ठीक उसी के बराबर बनेगा। यहां से ओरल क्वेश्चन आपका उठता है कि एक वस्तु है, रखा जाना है, उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? तो एक कॉनकेव मिरर ले लेगा, कह देगा कि इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? तो 20 सेंटीमीटर 10 का दूना हो गया 20, 20 इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका 20 दिया हुआ है, तो 20 पे वस्तु रखा गया है, तो वस्तु कहां पे रखा गया? वक्रता केंद्र पर। और जब वक्रता केंद्र पे रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? वक्रता केंद्र पर। और जब वक्रता केंद्र पर बनेगा तो कैसा होगा? बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। यानी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला कोई अवतल दर्पण है और 20 सेंटीमीटर दूरी पर आपने वस्तु रखा है, यानी आपने वस्तु को उसके वक्रता केंद्र पर रख दिया, तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा जितना कि वस्तु दर्पण से दूर रखा गया है। आकार में भी क्या हो जाएगा? बराबर। अगर मान लीजिए कि फोकस दूरी 20 है और वस्तु को 40 सेंटीमीटर पर आपने रखा है, तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा। वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य रखा गया हो, कंडीशन नंबर 4 आपकी है, तो इसका प्रतिबिंब कहां से बनेगा? फिर वही कंडीशन आपकी है बच्चों। एक तो इसको आप क्या करिए कि मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण लेके जाइए और दूसरी किरण फोकस से लेके जाइए। दो किरण लेके आप गए, तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी बच्चों, ये गई। और दूसरी किरण आपकी कहां से होकर जाएगी? जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, और ये जब मुख्य अक्ष के समानांतर होगी तो मुख्य अक्ष से हम लोग क्या कर देंगे? लंब डाल देंगे। क्या कर देंगे? लंब डालेंगे। तो आप अगर लंब यहां से डाल रहे हो इस तरह से आपको प्रतिबिंब बन गया, आपका ये परावर्तित हो गया। तो प्रतिबिंब आपका क्या हो गया? A1 B1। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख रहे हैं तो वस्तु के शीर्ष यानी ऑब्जेक्ट के शीर्ष A से एक प्रकाश की किरण, एक नहीं दो लीजिए, एक मुख्य अक्ष के समानांतर लेके चलते हैं और दूसरा प्रकाश की किरण फोकस से लेकर चलते हैं। जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी वो फोकस से होकर ही जाना है, और जो फोकस से होकर जाएगी परावर्तन के फलस्वरूप वो मुख्य अक्ष के समानांतर होकर जाएगी। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहां पर काटेंगी वहां से आप क्या करिए? मुख्य अक्ष पर लंब डाल दीजिए। इस तरह से आपको प्रतिबिंब A1 B1 प्राप्त होगा। जो वस्तु AB के सापेक्ष कैसे आपको दिखाई दे रहा है? उल्टा। कैसा दिखाई दे रहा है? उल्टा। आकार अगर उल्टा है
तो तुरंत आप वास्तविक बोलेंगे। वास्तविक हो गया। आकार में क्या है, देखिए ये इतना बड़ा है और ये उससे बड़ा हो गया, यानी आकार में हो गया बड़ा। कहाँ पे बनेगा, तो वक्रता केंद्र व इनफाइनाइट के बीच। इस तरह से आपको जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य में रखोगे तो वस्तु के सापेक्ष जो आपका इमेज होगा उल्टा होगा, वास्तविक होगा, आकार में बड़ा होगा और कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र व इनफाइनाइट के बीच में। अब अगला पांचवा जब वस्तु फोकस पे रखा हो, कहाँ पे, फोकस पे, यानी कंडीशन नंबर 5 है आपको। तो फोकस पे रखा है तो आपको एक किरण बड़े आसानी के साथ दिखा सकते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर, और दूसरी किरण हम लोग ऐसे लेके चलते हैं कि वो वक्रता केंद्र से होके जाए इसके शीर्ष से। तो यह जिस मार्ग से जाता है उसी मार्ग से वापस लौट आएगा और ये फोकस से होके जाएगी। ये दोनों किरणें एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, समानांतर। कैसे हो जाएंगे, समांतर हो जाएगी। इनके बीच की लंबवत दूरी हर जगह क्या होती है, समान। तो ये माना जाता है कि जो प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर होती हैं ये अनंत पर जाकर मिलती होंगी। कहाँ पे, इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे जाके मिलती होंगी। तो इस तरह से इनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा और आकार में बहुत बड़ा होगा और कहां पे बनेगा, इनफाइनाइट पे। यानी एक चीज और कॉमन आप देखिए, यहीं से प्रकाश की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी भी आप देख सकते हो। यानी जब वस्तु को आप इनफाइनाइट पे रखा तो उसका इमेज कहां पे बना, फोकस पे, और जब वस्तु को आपने फोकस पे रखा तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, इनफाइनाइट पे। यानी वस्तु को आपने फोकस पे रखा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बना, और जब वस्तु को अनंत पे रखा तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बना था, फोकस पर बना था। जब वस्तु फोकस पर ध्रुव के मध्य रखा गया, और ये 6 पॉइंट आखिरी इसमें यही पॉइंट है, यही इसी में आपको इमेज जो मिलेगा अवतल दर्पण द्वारा, कॉन्केव मिरर द्वारा, वो कैसा होगा, वो जो आपका बनेगा वो इमेज आपका इमेजिनरी होगा, काल्पनिक होगा। मात्र यही एक कंडीशन है, याद रखना, पूछा जाता है 10वीं में बोर्ड में कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहां पे रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब आभासी बने। तो याद रखना, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के मध्य रखोगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। देखते हैं, आकार में बड़ा बनेगा। तो ये आपका वस्तु AB है। एक किरण तो आप तुरंत लेके चल देते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर। एक किरण को ऐसे लेके चलते हैं बच्चों जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। तो जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वह परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग से क्या होगी, लौट जाएगी। और जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी वह मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाएगी। अब इन किरणों को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं जैसे जैसे इनके भी पीछे आते जाएंगे, आगे आते जाएंगे, यहाँ से परावर्तन के पथ इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी और एक पॉजिटिव इंफिनिटी के तरफ चली जाएगी और एक निगेटिव इंफिनिटी के तरफ चली जाएगी। अतः ये एक दूसरे को कहीं पर भी काटेंगे नहीं, अतः इनको पीछे के तरफ बढ़ाने पर, तो जब इनको आप पीछे बढ़ाएंगे तो उस स्थिति में
ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं और जहां पर ये काटे वहीं से आप क्या करिए, मुख्य अक्ष पर लंब डाल दीजिए। इस तरह से आपको प्रतिबिंब A1 B1 प्राप्त होगा। कैसा दिखाई देगा भाई, यहाँ पे भी शीर्ष ऊपर के तरफ है, यहाँ पर भी शीर्ष ऊपर के तरफ है, यानी सीधा वस्तु के सापेक्ष आपको कैसा दिखाई देगा, सीधा आपको दिखाई देगा। सीधा है तो क्या हो गया, काल्पनिक। कैसा भाई, काल्पनिक हो जाएगा। आकार में बड़ा आपको दिखाई दे रहा है। फिगर कहां बन रहा है, तो दर्पण के पीछे। तो यही एक कंडीशन है बच्चों, जिसमें अवतल कॉन्केव मिरर द्वारा कैसा इमेज बनता है, काल्पनिक इमेज बनता है। बाकी 5 कंडीशनों में इसका प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। तो इसको पूछता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, फिगर बनाने के लिए भी देता है या क्वेश्चन इसके एराइज कर सकता है, इससे आप सवाल लगा सकते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मुख्य रूप से इसमें एक ही कंडीशन है, बस आप देख सकते हैं मेन रूप से यही है। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है भाई, कॉन्वेक्स है। ये आपका पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र। तो दर्पण आपका ऐसे, तो आप वस्तु को इधर ही रखेंगे तो यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, या इनफाइनाइट पे रखें, कहीं पर भी इधर आप रख सकते हो। कहीं पर भी रखोगे तो सबका एक ही जगह आसपास उसका प्रतिबिंब बनेगा। एक इनफाइनाइट पे रखोगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा एकदम फोकस पे बनेगा बच्चों, और बिंदुवत बनता है। कैसा बनेगा, इनफाइनाइट पे रखोगे तो फोकस पे बनेगा और बिंदुवत बनेगा। उसके बाद आप कहीं पे भी रखोगे तो उत्तल दर्पण द्वारा जो इमेज बनेगा वस्तु का, ऑब्जेक्ट का, वो हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनेगा। आकार में कैसा होगा, छोटा होगा। कोई पूछे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहां पे वस्तु को रखें कि उसका बिंदुवत प्रतिबिंब बने, तो आप एकदम माइंड में ये ध्यान में रखिएगा कि इनफाइनाइट पे अगर आप वस्तु रख दोगे तो उस स्थिति में उत्तल दर्पण द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और कैसा होगा वो बच्चों, एक पॉइंट के रूप में होगा। लेकिन अगर आपको देखना है तो आपको इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं पर भी रखोगे तो तुम्हें इमेज दिखाई देगा। अब यहां से दो प्रकाश की किरण लेके चलते हैं, एक मुख्य अक्ष के समानांतर और दूसरा कहां से लेके चलेंगे, वक्रता केंद्र से। कहां से बच्चों, वक्रता केंद्र से। ये डॉटेड लाइन है क्या, इसका मतलब है कि ये प्रकाश की किरण जो होगी इसके अंदर तो जा नहीं पाएगा, जाएगी कि नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि ये अपारदर्शी है, आर पार दिखाई नहीं देता है, इसलिए जो यहाँ पे नहीं जा सकती है तो उसकी कल्पना हम कर रहे हैं कि ऐसे जा रही होगी, इसलिए इसको डॉटेड से दिखाते हैं। तो आप पढ़े हैं कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र के तरफ जाए वो प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप वापस उसी मार्ग से क्या होगी बच्चों, लौट जाएगी। और जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है वो परावर्तन के पश्चात कहां से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से। अब ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहां पे काट रही हैं, जहां पे काट रही हैं, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहां पे आप क्या कर दीजिए, मुख्य अक्ष पर लंब डाल दीजिए और इस तरह से आपको प्रतिबिंब
प्राप्त हो जाएगा A1 B1। वस्तु के सापेक्ष कैसा होगा, याद रखिएगा। वस्तु के सापेक्ष पहले तो सीधा आपका बनेगा, सीधा बना तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक बनेगा। और काल्पनिक के साथ साथ और क्या होगा, आकार में हमेशा छोटा। कहां पे बनेगा, तो ध्रुव फोकस के बीच में। तो एक क्वेश्चन उठता है 10th में, क्या क्वेश्चन आएगा कि वह कौन सा दर्पण है, वह कौन सा दर्पण है जिससे सदैव प्रतिबिंब आकार में छोटा बनता है। कौन सा दर्पण होगा भाई, तो कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो सब पर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो होगा उत्तल दर्पण, यानी याद रखना उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, काल्पनिक होगा और आकार में कहां कैसा होगा, छोटा होगा। हम लोग देखते हैं दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकल दूरी में संबंध, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। संबंध हाई स्कूल में आएगा बच्चों। तो होता क्या है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या जो होती है उसको R से लिखते हैं, और फोकस दूरी जो होती है उसे F से लिखते हैं। 10th में आपको बस रिलेशन जानना है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि ये रिलेशन आएगा कैसे। तो F इक्वल, इनमें संबंध क्या होता है, R इक्वल टू 2F या F इक्वल टू R/2, ये रिलेशन आता है बच्चों फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में, या वक्रता त्रिज्या में और फोकस दूरी में, ये आपका रिलेशन है। जैसे कह दिया कि एक मिरर है, उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसका रेडियस कितना होगा, तो 20 सेंटीमीटर। या कह दिया कि एक मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, तो बताइए उसका फोकल लेंथ कितना होगा, तो हम लोग तुरंत इस सूत्र में रख के बता देंगे 10 सेंटीमीटर होगा। लेकिन ये सूत्र आया कैसे, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। आपको बोर्ड में यही बस यहीं तक देगा, लेकिन समझ लीजिए कि ये सूत्र आया कैसे, इसलिए हम आपको एक छोटा सा दिखा दे रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। इसके लिए हम लोग एक, चाहे आप कॉनकेव मिरर लीजिए या कॉन्वेक्स मिरर लीजिए, हम यहाँ पे कॉनकेव मिरर ले लिया, यानी कि अवतल दर्पण। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक बीचों बीच में जैसे ये आपका फोकस है, अभी ऐसे ही मान लीजिए। अब हमने क्या किया कि मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण लिया। अभी ये भी हमारी ये किरण है। अब आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण
अगर जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, वो परावर्तन के पश्चात कहां से होके जाती है? फोकस से होके जाती है। तो ये आपका रिफ्लेक्ट रे है, परावर्तित किरण हो गई। अब यही तो आपका इंसिडेंट पॉइंट है, आपतन बिंदु तो आपका यही हुआ। अब इस आपतन बिंदु पर आपको क्या करना है? अभिलंब खींचना है। जब भी अभिलंब खींचना हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो वक्रता केंद्र है उसको और आपतन बिंदु को आप मिला देंगे तो वो नॉर्मल का काम करता है, वही क्या कहलाएगा? अभिलंब होगा। तो आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ाया है, ये तो आपका नॉर्मल हो गया बच्चों, ये आपका नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल से जो ये एंगल आपने लिया वो आई हो गया, और नॉर्मल से ये जो एंगल रिफ्लेक्ट रे के साथ है ये कोण आर हो गया। और ये दोनों कोण कैसे होंगे बच्चों? आपस में बराबर होंगे। अच्छा, AB जो है समानांतर है किसके? CP के। और एक आप कक्षा 9, 8, 7 में पढ़ के आए हो कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। तो ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर, यानी I के बराबर हो जाएगा। और अभी आप पढ़े हो कि I बराबर R के, तो ये भी दो कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर ही है। तो आप एक ट्रायंगल में पढ़े होंगे 9th में कि किसी भी त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज है। अब यहीं से हम लोग लेते हैं बच्चों, तो आप इसको दिखाना है, ये दूरी आपका क्या होगा? ये दूरी आपकी r है, यहां से यहां की दूरी कितनी है बच्चों? r है। फोकल लेंथ और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी f है। तो होगा क्या? चलिए, आपने देखा क्या कि क्योंकि कोण ABC, कोण ABC बराबर कोण कौन सा होगा? CBF, CBF, यानी कोण I बराबर किसके? कोण R के। क्यों? परावर्तन के नियम के अनुसार से। अच्छा, चूंकि कोण ABC बराबर होगा कोण किसके? BCF के, BCF के। यानी क्यों भाई? अंतः एकांतर कोण, और अंतः एकांतर कोण अगर है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसलिए कोण BCF बराबर हो जाएगा किसके? कोण CBF के, कोण CBF के। इसलिए किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने
कि भुजा आपस में बराबर होंगे। इसलिए आपका बनेगा क्या बच्चों? इसलिए त्रिभुज BCF में क्या हो गया बेटा? I बराबर R के हो गया। इसके सामने की भुजा क्या होगी? BF, और R के सामने की भुजा क्या होगी? CF। तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। यदि दर्पण का द्वार बहुत छोटा हो तो कौन बिंदु कहां पे होगा? ये वाला पॉइंट P पे होगा। तो B P पर स्थित होगा। अतः अगर बहुत ही छोटा हो जाए तो पॉइंट इतना बड़ा हो जाए तो ये आपका यहीं पे आ जाएगा, तो ये बी पॉइंट यहाँ पे आएगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्या कि पीएफ जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, यानी पीएफ किसके बराबर हो जाएगा? तो बीएफ के। इसलिए हम लोग अब क्या कर सकते हैं बच्चों, जहां बीएफ है उसके जगह पर पीएफ लिख सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि पीएफ इक्वल टू सी एफ हो जाएगा। अब देखिए सी एफ, एक मिनट मिस्टेक हो गया, पीएफ बराबर आपका क्या हो गया? सी एफ के बराबर हो गया। यानी ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर। चूंकि आपने पीसी किसके बराबर लिखा है? पीसी ही तो आपका वक्रता त्रिज्या है। तो पीसी को आप लोग लिख सकते हैं पीएफ धन सीएफ। और अभी आपने कहा है कि पीएफ और सीएफ आपस में बराबर है, तो पीएफ धन पीएफ हो जाएगा सीएफ के जगह पे, यानी ये हो जाएगा 2pf। और पीएफ किसके बराबर है? फोकस दूरी के, यानी ये हो गया 2f। और पीसी किसके बराबर है? r के। किसके बराबर है? r के। तो वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। या आप कह सकते हैं, यहीं पे देख सकते हैं कि f इक्वल टू आपका हो जाएगा r/2। ये होता है संबंध वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में। दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री साइंस, कन्वेंशन ऑफ मेजरिंग डिस्टेंसेस। कैसे आप दूरी नापोगे, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। आप कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे, ध्यान दीजिएगा। कोऑर्डिनेट में आपने देखा होगा चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। और यहाँ पे x एक्सिस है, 2 डायमेंशन में है, और ये y डैश है। तो जो और ये मूल बिंदु ओरिजिन है। तो x अक्ष पर जो दूरी लेते हैं इस साइड, वो किस में लेते हैं? धन। इस पे जो भी दूरी लेंगे इधर मूल बिंदु से, ये आपका मूल बिंदु है। तो ये दूरी, इधर की दूरी धनात्मक लेते हैं। मूल बिंदु से नीचे चलते हैं तो निगेटिव लेते हैं। अगर ये चीज आपको ध्यान में है तो चिन्ह परिपाटी में कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। आप तुरंत जान जाएंगे कि ये दूरी धनात्मक होगी, ये दूरी ऋणात्मक होगी। अब देखिए यहीं पे
ये आपका सपोज करिए मिरर है, और ये मिरर है कॉन्केव मिरर। तो मूल बिंदु इसका ले लीजिए, तो मूल बिंदु जहां पे है वहीं पे तो उसका पोल हो गया, वही तो ध्रुव हो गया। अब ये देखिए, ये वस्तु आप ले लीजिए, तो मुख्य अक्ष से क्या हो गया ऊपर, यानी ये y डायरेक्शन में जा रहा है। और हमेशा याद रखना आपको है कि हमको जो भी दूरी नापना होगा कहां से नापेंगे, तो ध्रुव से उस बिंदु के बीच की दूरी नापेंगे। हमेशा ध्रुव से ही चलना है, चाहे इधर जाइए चाहे उधर जाइए। अब देखो कंडीशन इसकी क्या हो गई, ए भी आपकी वस्तु है, सपोज करते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये मान लीजिए कि आपका वक्रता केंद्र, ये फोकस आपका हो गया। यहाँ से आप सपोज करिए रेज ले गए, रिफ्लेक्शन के पश्चात फोकस से ये निकल गई, वक्रता केंद्र से लेके आपने ले गया, तो ये ऐसे गई और जिधर से गई उधर से वापस लौट गई। जहां पे ये काटा सपोज करिए, वहां से आपने मुख्य अक्ष से लंब डाल दिया। इस तरह से A1 B1 आपको प्रतिबिंब प्राप्त हुआ था। अब ध्यान दीजिए, दूरी आपकी नापनी है, सब पोल से ही नापना है। तो जब इधर दूरी नापेंगे इस साइड में, और हमेशा दर्पण पे आप बाईं तरफ से ही किरण गिराते हैं, एक सिंपली रूप से ये देखा जाता है। इधर यहीं से दूरी नापना है, तो ये किधर पड़ गया, माइनस x डैश पे पड़ गया, और x डैश पे जो भी दूरी होगी वो किसमें होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, अच्छा ये जो इमेज बना वो नीचे है, मुख्य अक्ष से नीचे है, तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और ये है तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये मुख्य अक्ष से ऊपर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार याद रखना है कि ऐसे आप देखोगे, तो पहली बार किसी भी मिरर के ऊपर आप बाईं से दाईं के तरफ किरण को लेके चलेंगे, किरण उसके ऊपर ऑब्जेक्ट करेंगे। ठीक है, आपतित किरण के विपरीत दिशा में जो भी दूरी तुम नापोगे वो ऋण में आएगा, निगेटिव आएगा। अब देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है, किरण इधर आ रही है, दूरी हमको नापना है इधर, इसलिए आपतित किरण के विपरीत दिशा में जो भी दूरी नापोगे वो ऋणात्मक होगी। और आपतित किरण की दिशा में मान लो कि अगर ये उत्तल दर्पण होता, अगर ये उत्तल दर्पण है सपोज करिए, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका पोल हो गया, और आप सपोज करिए कि ये किरण लेके वस्तु है यहाँ पे आपका, ये किरण आप लेके जाते, एक किरण आप यहां से गुजारते ऐसे, तो ये किरण परावर्तन के फलस्वरूप फोकस से आती हुई प्रतीत होती, और जहां पर ये एक दूसरे को काटते वहां से आप मुख्य अक्ष पर क्या करते, लंब डाल देते। तो A1 B1 ये आपका बन गया, AB आपका ये। अब इसमें देखिए आपको इधर की जो दूरियां नापना होगा, तो ये आपतित किरण की दिशा में होगा कि नहीं होगा, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, यानी इधर से इधर जो दूरी नापेंगे वो धनात्मक होगी, और यहां से इधर जो दूरी नापेंगे वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, मुख्य अक्ष से जो भी ऊपर होगा उसकी ऊंचाई जो होगी वो धनात्मक होगी, और मुख्य अक्ष से जो नीचे होगा उसकी जो ऊंचाई होगी वो ऋणात्मक होगी। ठीक, अब एक और पॉइंट इसमें समझ लीजिए,
यहाँ पे कोई कहे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी, तो पहले उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ से ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी तो यही एफ है। अब ये एफ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो देखिए ये दूरी इधर है कि नहीं है, तो किस पे पड़ा? एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ा, और एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ा तो प्लस हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा याद रखना क्या कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। कोई पूछे किस मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए ये कॉन्केव मिरर है और यहाँ से इसकी फोकस दूरी, तो ध्रुव और फोकस के बीच की फोकस दूरी कहते हैं। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो देखिए ध्रुव यहाँ पे है और फोकस आपका यहाँ है, तो इनके बीच की दूरी इधर है, तो ये किस पे पड़ा है? एक्स डैश पे पड़ा, और एक्स डैश पे दूरियां क्या होती है? नेगेटिव होती हैं। इसलिए जो फोकस दूरी होगी वो कैसी होगी? माइनस एफ होगी। तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी याद रखना हमेशा ऋणात्मक होगी, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होगी वो हमेशा धनात्मक होगी। दूसरी चीज रेखीय आवर्धन आएगा बच्चों, एक चीज अभी हम आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी। जो सीधा प्रतिबिंब होगा उसका रेखीय आवर्धन धनात्मक होगा, और जिसका प्रतिबिंब उल्टा होगा उसका रेखीय आवर्धन क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो एक चीज और अभी ध्यान में रखिएगा। ध्यान दीजिए, इसमें तीन चीज आप जब देखेंगे तो आएगा क्या? आएगा U, V और F। तो U क्या होता है, V क्या होता है, और F के बारे में तो आप जान गए। U क्या होगा, V क्या होगा, इसको समझ लेते हैं। U जो होता है ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी। कहां से कहां तक के बीच की दूरी? ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को U कहते हैं। और V क्या होगा? ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। यहां पे ये V हो गया। ठीक है, यहां पे देखिए ये दूरी आपका U हो जाएगा, और ये दूरी यहां से V हो जाएगा। प्रतिबिंब, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को V से लिखते हैं, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को U से लिखते हैं, ध्रुव से फोकस की दूरी को F से लिखते हैं। याद रखना उत्तल दर्पण की कंडीशनों में कॉन्वेक्स मिरर के लिए एकदम नोटिस याद रखना, प्रत्येक स्थिति में आपको यही लिखना है क्या? इसका F आएगा हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका U हमेशा नेगेटिव होगा, इसका V हमेशा पॉजिटिव आएगा, और आगे इसका M जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। इसको रेखीय लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ये एकदम डिफिनिट है बेटा, अगर इस चीज को आप ध्यान में रख लिए तो इसके न्यूमेरिकल गलत नहीं हो सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में F जो होगा पॉजिटिव होगा, U जो होगा नेगेटिव होगा, V जो होगा पॉजिटिव होगा, और M जो होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। यहां पे याद रखना नोट में, कॉनकेव मिरर में क्या चीज होगा? इन 5 कंडीशन। कितने कंडीशनों में? 5 कंडीशनों में। F जो होगा नेगेटिव होगा, V जो U जो होगा ऑलवेज नेगेटिव होगा सारे कंडीशनों में, और V भी होगा 5 कंडीशनों में नेगेटिव ही आएगा, और M भी जो होगा वो भी नेगेटिव ही आएगा इन 5 कंडीशनों में। ओनली 1 कंडीशन, कंडीशन में क्या होगा? जब वस्तु को F व
P के बीच में रखते हैं, और ये क्या होगा, क्या होगा बच्चों, F जो होगा निगेटिव होगा, U क्या होगा निगेटिव होगा, V क्या होगा पॉजिटिव होगा, और M क्या होगा पॉजिटिव होगा। ये चीज तुम ध्यान रखना। मात्र इसी कंडीशन में कॉन्केव मिरर में F निगेटिव, U निगेटिव और V केवल पॉजिटिव होता है और M पॉजिटिव होता है। बाकी 5 कंडीशनों में F भी निगेटिव आएगा, U भी निगेटिव रहेगा, V भी निगेटिव रहेगा और M भी निगेटिव रहेगा। इसको आप ध्यान से रख लो, याद रखो, तो तुमको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इन्हीं के बीच में हम लोगों को रिलेशन आपके यहां दिया रहेगा कि U भी F में रिलेशन, तो केवल सूत्र दिया रहेगा, ठीक है। UVF में संबंध देखना है, तो UVF में संबंध क्या होता है, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए एक ही रिलेशन है। और वो रिलेशन क्या है, 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। ये UVF में संबंध है, जहां पे F क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, F क्या है, दर्पण की फोकस दूरी है। U क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी। V क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। हाई स्कूल में पूछेगा UVF में संबंध लिखिए, तो 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U ये रिलेशन होता है। और F होगा वो दर्पण की फोकस दूरी होगी, U क्या होगी, ध्रुव से वस्तु की दूरी, और V क्या होगा, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। याद रखना, क्या याद रखना है कि कॉन्केव मिरर के लिए, अवतल दर्पण के लिए F जो होगा वो हमेशा निगेटिव रहेगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, कॉन्वेक्स मिरर की दर्पण की F जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन हम लोगों को देखना है। लीनियर मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं, इसको हिंदी में रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी, इसके न्यूमेरिकल भी आपको मिलेंगे। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम लोग रेखीय आवर्धन कहते हैं, और इसे किसे लिखते हैं, m से लिखते हैं। यानी m इक्वल टू क्या हो गया, m इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। ये आपका रेखीय आवर्धन का सूत्र है। और ये बच्चों इसका कोई मात्रक नहीं होगा, कोई यूनिट्स नहीं होगा, क्योंकि ये एक शुद्ध रेशियो है। कोई पूछे इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा। याद रखना, जो सीधा प्रतिबिंब होगा
जो वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए m जो होगा वो पॉजिटिव होगा। m कब का पॉजिटिव आपका होगा और m कब निगेटिव होगा, तो याद रखना आभासी प्रतिबिंबों के लिए या सीधा अगर प्रतिबिंब है तो उसका रेखीय आवर्धन क्या होगा, पॉजिटिव। यदि आप देखो कि इमेज जो आपका है वो उल्टा बन रहा है या वास्तविक बन रहा है, या उल्टा, रेखीय आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। न्यूमेरिकल में कह दिया कि किसी दर्पण द्वारा 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो यह क्या हो जाएगा, +5। अगर कह दिया कि 5 गुना कैसा बन रहा है, वास्तविक बना रहा है, ठीक है, तो तुरंत लिखेंगे m बराबर -5। ठीक है, बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, इस चीज को बहुत ध्यान पूर्वक आप कंसीडर करिएगा अपने माइंड के भीतर। अब चलिए इस सूत्र का निगमन हम आपको करके दिखाते हैं कि कैसे ये सूत्र बनता है, इस सूत्र का और क्या रूप आएगा उसको देखना है। रेखीय आवर्धन का सूत्र हम लोगों को प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त होगा उसके लिए देखिए एक हमने क्या किया है कि एक कॉन्केव मिरर लिया है। ये हमारा वस्तु हमने AB वस्तु ले रखा है। AB वस्तु से 2 पहले प्रकाश की किरण लेकर चले हैं, एक मुख्य अक्ष के समानांतर और एक वक्रता केंद्र से। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है और जो वक्रता केंद्र से होकर किरण जाएगी वो परावर्तन के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहां पे काटती है वहां से मुख्य अक्ष पर लंब डालते हैं। इस तरह से वस्तु AB का प्रतिबिंब A1 B1 प्राप्त हुआ। एक और रेज हम ले रहे हैं जो ध्रुव से पे आके पड़ती है, तो परावर्तन के फलस्वरूप वह A1 मार्ग का अनुसरण करते हुए परावर्तित हो जाती है। अब आपको तो पहले से पता है, बता भी चुके हैं कि ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को u से लिखते हैं, चूंकि ध्रुव से इस साइड में है इसलिए माइनस, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं, v भी ये दूरी इधर है इसलिए ये भी माइनस में होगा। और आपको पता है कि मुख्य अक्ष से ऊपर जो वस्तु स्थित है तो इसकी लंबाई हो जाएगी +y1 और ये प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे है तो इसकी लंबाई को हम लोग लिख सकते हैं -y2 लिख सकते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष से नीचे है यानी y डैश पे है। अब हमारे पास देखिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज A1 B1 P तथा ABP त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABP समरूप है। कैसे हैं बच्चों, समरूप है। मैथ में आप पढ़े होंगे कि अगर 2 त्रिभुज हैं और 2 त्रिभुज के 2 कोण अगर आपस में बराबर हैं, अर्थात उनके 2 कोण आपस में बराबर होंगे तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, अर्थात उनका रूप देखने में समान होगा। अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं तो भुजाओं का अनुपात सदैव आपस में बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कैसे ये समरूप को थोड़ा सा देख लीजिए। त्रिभुज A1 B1 P तथा समकोण त्रिभुज ABP में देखिए A1 B1 P 90 डिग्री का है क्योंकि ये मुख्य अक्ष पर लंब है
ये दोनों कोण 90 डिग्री के हो गए और ये आपका अभिलंब हो गया। तो ये आपतन कोण और ये हो गया आपका परावर्तन कोण और परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। इसलिए ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण इस कोण के बराबर, तो ये तीसरा कोण आपस में क्या होंगे बराबर, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंशों होता है। अब ये दोनों त्रिभुज जब समरूप हैं तो इस कोण के सामने की भुजा और इस कोण के सामने की भुजा का अनुपात जो होगा वो इस कोण के सामने की भुजा तथा इस कोण के सामने की भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा बराबर होगा। इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं A1 B1 बटे में AB बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, इस कोण के सामने की भुजा PB1 बटे में PB हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा A1 B1 क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई और AB क्या है, वस्तु की लंबाई। हम लोग पढ़ के अभी परिभाषा पढ़े हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग कहते हैं रेखीय आवर्धन। चूंकि परिभाषा से तो m बराबर आपका क्या हो गया A1 B1 बटे में AB बराबर PB1 बटे में PB, यह आपका हो गया। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार इनका मान रख लीजिए। चूंकि A1 B1 बराबर -y2 हो जाएगा, ये दूरी यानी y2 लिए हैं प्रतिबिंब की लंबाई तो माइनस में आ गया। AB जो है वो वस्तु की लंबाई है, ये लंबाई तो ये प्लस मुख्य से ऊपर है तो प्लस में, तो ये y1 हो गया प्लस में। अब PB1 की दूरी ले लीजिए PB1, तो यहां से ये दूरी, ये किसकी दूरी है, इमेज की दूरी है तो -b ले लीजिए और PB की दूरी क्या हो जाएगी -u, तो -u। अब ये मान उठा के इस इक्वेशन में रख लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका बन जाएगा क्या m इक्वल टू -y2 बटे में +y1 बराबर -v/-u, या इसी को आप लोग लिख सकते हो y2 बटे में y1 बराबर -v/u। ये अवतल दर्पण के लिए भी यही सूत्र आएगा और उत्तल दर्पण के लिए भी यही सूत्र आएगा रेखीय आवर्धन